मैनेजमेंट सिरमौर में लगभग 400 करोड़ रुपये का जो है वो बनकर तैयार हो गया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए तत्कालीन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा जी, वो अभी वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, 402 करोड़ रुपया जो है उन्होंने इसके दोनों कॉलेज के लिए खंबा नहान हमीरपुर के लिए लगभग जो है 800 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के लिए 1300 करोड़ रुपये का जो है वो 10 साल में जो मोदी सरकार ने रिलीज की है वो मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ। पिंजौर नालागढ़ 4 लेन रोड प्रोजेक्ट के लिए 1692 करोड़ रुपया, लगभग 1700 करोड़ रुपया। कीरतपुर मनाली 4 लेन के लिए 6000 करोड़ रुपया। परमाणु शिमला 4 लेन के लिए 7632 करोड़ रुपया। पठानकोट चक्की मंडी के लिए 724 और लगभग टोटल का इसका जो एक्सपेंडिचर आएगा 10,067 करोड़ रुपया। शिमला मटौर के लिए जो कि फर्स्ट फेज में 1000 करोड़ रुपया, लेकिन टोटल इसका जो अमाउंट है 10,518 करोड़ रुपया। और वंदे भारत जो पहली बार जब पूरे देश में 4 वंदे भारत जो चली थी और हिमाचल प्रदेश उनमें से एक था, उनमें से एक हमारे को भी वंदे भारत मिली थी। हम तो आभार प्रकट करना चाहते हैं मोदी सरकार का हिमाचल वासियों की ओर से कि हिमाचल प्रदेश को भी एक वंदे भारत जो है उन्होंने। बिलासपुर ले रेलवे लाइन के लिए 70,000 करोड़ रुपये जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है। चंडीगढ़ बद्दी न्यू ब्रॉडगेज लाइन के लिए 1672 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्ना हमीरपुर न्यू ब्रॉडगेज लाइन के लिए 5,821 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नंगल डैम तलवाड़ा न्यू ब्रॉडगेज लाइन के लिए 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कालका शिमला हाइड्रोजन ट्रेन के लिए 870 करोड़ रुपये का जो है वो प्रावधान किया है। और इस बजट में 10,352 करोड़ रुपये को हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग योजना के लिए को केंद्र सरकार ने जो है वो उसका प्रावधान किया है। तो ये कुल मिला के बजट मैंने आपको कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और हर वर्ग का कल्याण करेगा और हिमाचल प्रदेश में जो विकास कर रहा है उसकी गति को आगे बढ़ाएगा। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ केंद्रीय वित्त मंत्री जी का और आदरणीय मोदी जी का कि इतना अमाउंट हिमाचल प्रदेश को देने के लिए लगभग ये टोटल इसका अमाउंट का मैं करूँ तो 1 अरब से ज़्यादा जो है 10 साल में हिमाचल प्रदेश को मिला है। और पहले जो कांग्रेस सरकार रही और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लगभग प्रदेश में 35 वर्ष जो है वो प्रदेश की कांग्रेस सरकारें रही और केंद्र में 55 वर्ष जो है वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। और ऐसा भी सहयोग ज़्यादातर रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती है। मैं आपके माध्यम से ये अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहूँगा कि आप 1000 का प्रोजेक्ट कोई बता दीजिए जो आपकी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को दिया हो। मैंने आपको करोड़ों रुपये के जो है वो आपको ये बताए कि जो मोदी सरकार ने 10 साल में हमारे को दिए हैं। तो उनके लिए मैं फिर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर कुछ आर्थिक आंकड़ों की बात करूं, चाहे फिजिकल डेफिसिट की बात करूं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो बहुत कम जो 6.7% यूपीए की सरकार में था अब जो 5.6% जो अब एनडीए की सरकार में हो गया है। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 5.6% से 2.6% होना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कुल मिलाकर बजट जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और ऐसा ऐतिहासिक विकासोन्मुख और रोजगारोन्मुख बजट देने के लिए मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। सर स्टेट गवर्नमेंट का तो कहना है कि अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस 7वीं बार उन्होंने ऐतिहासिक बजट जो है वो पेश किया है। और इस बजट में जहाँ मैंने इसको बारीकी से अध्ययन किया है, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा होंगे, देश की आमदन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और इस बजट में अगर आप देखेंगे तो समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। और हर क्षेत्र के लिए, चाहे नॉर्थ साउथ की बात करूं, ईस्ट वेस्ट की बात करूं, हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया है। और मैं अगर कहूं कि ये बजट इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बजट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है, तो इसमें 100% सच्चाई है। क्योंकि इस बजट में ऐसा मुझे दिखता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में विश्व की अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान मिलेगा। जिस तरह से पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में
मोदी जी के कार्यकाल में भारत को एक नई पहचान विश्व में मिली है। इस बजट के माध्यम से जहां अलग अलग नीतियां अपनाने के माध्यम से भारत आर्थिक दृष्टि से और आगे बढ़ेगा, विश्व में भी आर्थिक तौर पर एक अपनी अलग पहचान बनाएगा। जहां 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, 10 साल के कार्यकाल में ये 5वें नंबर पर हुई और 2027 तक जो संकल्प आदमी मोदी जी ने इस अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लिया है, मुझे लगता है इस बजट से भी उसमें जो है वो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाबी हमें मिलेगी। जहाँ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बनेगा, अगर हम वर्ल्ड ग्रोथ में जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें अगर देखें तो वर्ल्ड ग्रोथ में भारत 15% का योगदान कर रहा है, अकेले भारत। और IMF के अनुसार 2028 तक ये योगदान हमारा 18% तक हो जाएगा। पिछले 2021 और 24 की बात हम अगर करें तो 2021 से 24 तक भारत ने 8.2% विकास दर के साथ आगे जो है वो आर्थिक विकास किया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना महामारी के बावजूद और विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ये विकास दर हासिल कर लगातार 2024 तक 8.2% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज विश्व की 7 बड़ी इकोनॉमीज़ की, 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया ग्रोइंग अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो वो हमारे देश की है। अगर 7 इकोनॉमी में अगर हम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनके माध्यम से हम अपने देश और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं, अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो सबसे बढ़िया कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर किसी देश की है तो हमारे देश में होती है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे कम लागत से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी देश हमारे देश की है। कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन जो है वो हमारे देश भारत का दूसरे देशों की अपेक्षा ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें दूसरे देशों की अपेक्षा कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे देश में लागत उसकी कम है। अगर पिछले 10-11 साल का कार्यकाल हम देखें तो हमारे देश में लगातार इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बढ़ रही है, लगातार बैंक क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है। पॉवर्टी हमारी जहां 2013-14 में 29.17% थी, पिछले 10 साल के कार्यकाल में 17.89% कम होकर अब 11.88% जो है वो हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे लोग रह गए हैं। और जो हम कहते हैं संसद के अंदर भी बाहर भी जो बजट पर पेश करते हुए अपनी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि इस देश से 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो ये 11.88% की जो मैं बात कर रहा हूँ इसी के माध्यम से और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से नहीं हुआ है। और बजट में जहाँ हर क्लास को जो है वो राहत प्रदान की गई है, हम सैलरीड क्लास की बात करें तो उनका इनकम टैक्स लिमिट में जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो है वो 50,000 से 75,000 की हुई है, पेंशनर की जो है वो 15 से 25,000 की हुई है और इनकम टैक्स की लिमिट की जो है वो हमारी 7.75 लाख जो है वो कर दी गई है। हर वर्ग के लिए जो है वो चाहे किसान की बात करें चाहे युवा की बात करें, हर वर्ग के लिए जो वो राहत प्रदान की गई है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कल्याणकारी और ऐसा विकासोन्मुख सर्वस्पर्शी सर्वहितैषी बजट देने के लिए जहां मैं मोदी सरकार को बधाई देता हूं, वित्त मंत्री को मैं बधाई देता हूं। मैं बात करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट में क्या मिला। हिमाचल प्रदेश के लिए 10,352 करोड़ रुपये की योजनाएँ जो है वो इस बजट में मिली है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे बजट में 1,000 करोड़ से पहले जो है वो नहीं मिलता था। इस बार रेलवे बजट में 2698 करोड़ रुपये जो है वो हमारे को हिमाचल प्रदेश को मिला है। और आपदा राहत के लिए जो पिछले वर्ष 782 करोड़ रुपये प्रदेश कांग्रेस सरकार को केंद्र ने दिया था और आपदा के लिए जब पूरा असेसमेंट केंद्र की टीम ने किया तो उस टीम के और भारतीय जनता पार्टी के उस प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उनके कहने पर केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो इस बजट में जो है उसका प्रावधान किया है। और बहुत सी कुछ आंकड़े मेरे पास हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जहाँ हिमाचल प्रदेश की अलग मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो योजनाएं थी वो
अलग अलग क्षेत्र के लिए अगर अटल टनल की मैं बात करूँ 3200 करोड़ रुपये की जो है वो हमारे प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने बना कर दी है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो हमारे ऊना में ही है वो 450 करोड़ रुपये का वसूली में आपका बन रहा है। एम्स 15 करोड़ रुपये का आपका बन के तैयार हो गया। मेडिकल डिवाइस पार्क नालगढ़ में 350 करोड़ रुपये का जो बन रहा है। आपका मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो बल्क ड्रग पार्क हरोली ऊना में 1900 करोड़ रुपये का जो है वो आपका ऊना में ही बन रहा है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में 140 करोड़ रुपये का बनकर तैयार हो